हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 13 है ध्वनि, उसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा। उसके अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे आज हम, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि तीनों ही माध्यम में क्या हो सकती है? संचरित हो सकती है, मतलब गमन कर सकती है, चाहे वो ठोस है, द्रव्य है, गैस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो यहाँ पर छोटे लड़के की जो ध्वनि है वो सबसे कम होगी। थर्ड क्वेश्चन बेटा, आपको इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ध्वनि निर्वात, फर्स्ट है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये ट्रू है। सेकंड, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या उसका आवर्तकाल कहते हैं, ये फॉल्स है। थर्ड, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, ये फॉल्स है। नेक्स्ट घ है बेटा, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ये ट्रू है। अड़ है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि उसे हम शोर कहते हैं। नेक्स्ट है 6 पार्ट, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे? फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान भरने आपको। पहला है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। सेकंड, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित होती है, ये आयाम से निर्धारित होती है। ग पार्ट है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट घ पार्ट है, अवांछित ध्वनि को हम शोर कहते हैं। और लास्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक से बेटा, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से, ये आवृत्ति से निर्धारित होती है, आवृत्ति से भी होती है और संख्या से भी होती है। तो यहाँ पे हम आवृत्ति भरेंगे, आवृत्ति से वो क्या होती है? निर्धारित होती है। नेक्स्ट है बेटा, अब ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार, एक दोलक है जो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति बतानी है। तो 40 दोलन पूरा करने में समय कितना लगता है? 4 सेकंड का। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा बेटा? 4/40, दैट इज़ 0.1 सेकेंड यहाँ लगेगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन करने में लगने वाला जो समय होता है, अगर हम आवर्तकाल की डेफिनेशन देखें तो वो होती है एक दोलन करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। और यहाँ पर हमने एक दोलन में लगने वाला समय निकाल लिया है 0.1 सेकेंड। अब हम आवृत्ति की बात करेंगे बेटा। आवृत्ति हमें निकालनी है। 4 सेकेंड में दोलन की संख्या कितनी दे रखी है हमें? 40। तो एक सेकेंड में कितनी होगी बेटा? 40/4 करेंगे तो 10 हो जाएगी। तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में कितनी बार दोलन कर गया कोई भी वस्तु, एक सेकेंड में कितनी बार दोलन करती है, वो उसका क्या होती है? आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल निकालना है, क्योंकि एक सेकंड में 500 बार क्या कर रहा है? वो कंपन कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? उसका आवर्तकाल निकालना। आवर्तकाल क्या हो जाएगा बेटा? 1/, वो कितने कंपन कर रहा है, तो एक कंपन करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा? 1/500, दैट इज़ 0.002 सेकेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे वाद्य यंत्रों के ये बताना है कि कौन कहाँ से कंपित होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर हम ढोलक की बात करें तो तनित झिल्ली से होता है। ख सितार में तार होता है जिससे वो क्या करता है? कंपन करता है। और बांसुरी में वायु स्तंभ बने होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिनसे वो कंपन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो शोर क्या होता है? अप्रिय और अवांछित ध्वनि को हम शोर कहते हैं। संगीत किसे कहते हैं? सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल है, बहुत तेज़ अगर ध्वनि से वो आ रहा है तो वो भी शोर बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो आपको बताना किन किन चीज़ों से ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला हमारे पास है वाहनों की ध्वनि होती है, दूसरा विस्फोटक होता है मतलब पटाखों का फटना, तीसरा मशीनें हैं, चौथा लाउड स्पीकर, वातानुकूलर मतलब एसीज होते हैं, कूलर, ऊंची जो आवाज़ होती है, नए रेडियो जो चलाए जाते हैं, टीवी में ऊंची ऊंची आवाज़ करें तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। देखो बेटा, बहुत सारी बीमारियां इससे हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि के साउंड अगर हम सुनते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई कि जो हमारे लिए हानिकारक है। फर्स्ट है, इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा मतलब नींद नहीं आएगी, तनाव हो जाएगा, चिंता, उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी हो जाता है। सेकंड बात करें, व्यक्ति की सुनने की क्षमता बिल्कुल अस्थायी रूप से कम हो जाती है, तो बिल्कुल ही चली जाती है, बहरा हो जाता है इंसान बहुत तेज़ अगर साउंड सुनता है। तो ये हमारे कुछ हानिकारक क्या है? प्रभाव है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क की से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने के लिए सुझाव देंगे बेटा? अगर आपके माता पिता के पास 2 तरह के मकानों के चुनाव के ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो सड़क से 3 गली छोड़कर अंदर मकान बना हुआ है, हम उसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही रोड पर घर ले लेंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण हमारे मकान के अंदर ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू जो पीछे 3 गली छोड़कर जो मकान होगा उसके। तो इसलिए हमें ऐसा मकान चुनना चाहिए जो 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 थोड़ा दूर है, सड़क के किनारे से थोड़ा सा दूर है, ताकि वायु प्रदूषण भी ना आए और ध्वनि प्रदूषण भी ना आए, और हमारे मकान में शांति बनी रहे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाना है। वाक यंत्र का आपको चित्र बनाना है हमारे, ठीक है, और उसे अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ वाक यंत्र जो हमारे पास है वो क्या है बेटा? वो कंठ है। तो आपको उसके क्या बनाना, चित्र बनाना। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, आप सभी बना लेंगे, बुक में भी हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है। अब वाक यंत्र काम कैसे करता है? जो हमारी श्वास नली है उसके ऊपरी हिस्से पर ये लगा होता है। वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु होते हैं जो तनित होते हैं। इनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं, जिससे वाक तंत्र तने होते हैं तो पतली आवाज़ होती है, अगर ढीले होते हैं तो थोड़ी सी मोटी आवाज़ होती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। इसमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जना बाद में सुनाई देती है बेटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसका आंसर बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की मतलब प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें प्रकाश पहले नज़र आता है जबकि ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आप सभी होप आपको समझ आएंगे बेटा। अपनी कॉपी में आराम से कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। होप आप सब सभी ठीक होंगे बच्चे। थैंक यू।